नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान की तमाम खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को झुंझुनू में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का लाभार्थियों के खाते में सीधा हस्तांतरण किया है। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की भावना से राज्य सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और उनके परिवार को राज्य सरकार की सुविधाओं से लाभान्वित करने को प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई राशि का एक साथ सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खाते में किया है। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इस दौरान रूपनारायण, क्योंकि सीएम ने लाभार्थियों से बात भी की, उनसे चर्चा भी की है, संवाद किया है, कितने उत्साहित लाभार्थी इस दौरान नजर आए? देखिए रेशु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री ने यहाँ से किस्त डाली है उसको लेकर जो है लाभार्थियों में बड़ा उत्साह है। क्योंकि पिछले समय से 3-4 महीने से आचार संहिता लगी हुई थी, आचार संहिता में लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी और फिर जो अब मिली है तो वो बढ़कर मिली है, तो एक उत्साह उनमें है। पिछली विगत सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम से उन्होंने जो है पेंशन बढ़ाने का यहाँ पे वादा किया था। वो जो है पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन को एक मुश्त जब उनके खाते में आई और सीएम ने जब उनसे बात की तो एक उत्साह और खुशी की जो लहर थी वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। सारे बुजुर्गों ने जो है सीएम को आशीर्वाद दिया। वहीं पर जो है सीएम का इस तरीके से लोगों के बीच जाना लोगों में एक उत्साह और उमंग का कारण रहा है कि मुख्यमंत्री जो है खुद हमारे बीच आया और लाभार्थियों को जो है उन्होंने सीधे बात करके जो है एक तरीके से आत्मीय भाव से जो है जोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि जो है वो तो ट्रांसफर कर दी जाती है रूपनारायण, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि खुद लाभार्थियों से मिलते हुए इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नजर आते हैं। और इस बार तो क्योंकि करीब 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है। जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि लगभग 88 लाख जो लोग पेंशनर हैं उनके बैंक खातों में ये जो राशि हस्तांतरित की गई है। और राशि तो ठीक है बैंकों से जाती है सीधे आजकल, लेकिन आम जन के बीच जाकर उनका दुख दर्द जानना और उनसे बातचीत करना तो एक विशेष जो है लगाव वाली बात यहाँ पे दिखाई दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आम आदमी की तरह आम आदमी के साथ बैठे, उनसे चर्चा की, लाभार्थियों से बातचीत की उन्होंने कि किस तरीके से जो चल रहा है, किस तरीके से जो है सरकार और बेहतर उनके जीवन में क्या अच्छा कर सकती है। कई तमाम चीजों को लेकर जब उनसे बात की तो एक अच्छा सा माहौल वहां पे जो है खुशीमय माहौल वहां पे देखने को मिला। और जो लोग लाभार्थी वहां पे थे उनका जो उत्साह था वो देखने लायक था कि किस कदर जो है वो मुख्यमंत्री से बात करके प्रफुल्लित हो रहे थे। हालांकि पेंशन जो है वो लगातार उनको पिछले सरकार से मिलती आई है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात मुख्यमंत्री का सीधे उनसे मिलना एक अच्छा संदेश यहाँ पे जनता के बीच गया है। जी, और ऐसे में क्योंकि लगातार कहते भी आए हैं जब से सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का नारा है इस बात को लेकर लगातार वो प्रतिबद्ध रहे हैं और सबका प्रयास सबका विश्वास की भावना से वो लगातार कह रहे हैं कि राज्य सरकार काम कर रही है और सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और उनके परिवार के सुविधाओं से लाभान्वित करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो एक मध्यम वर्ग के परिवार से खुद हैं और मध्यम वर्ग परिवार को या बुजुर्गों के जो तमाम अभी की स्थिति है उससे अच्छी तरह वो वाकिफ है और वो जानते हैं कि एक आम आदमी को जो है किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरीके से जो है उनके जीवन को सुखमय किया जा सकता है। उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे जो जब वो उनके बीच गए, पेंशनरों के बीच गए, उनको लगातार जो है किस्त बैंक जारी है, बैंक अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन एक आत्मीय माहौल में वहां जाकर आम जन से बात करने के साथ साथ जो है उन भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो है, स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, उसको यहाँ चरितार्थ करते हुए नजर आया और सबके साथ जो है उन्होंने बातचीत की तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे देखने को मिला। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सचिवालय राजस्थान की जनता की भावनाओं, इच्छाओं और उम्मीदों का
मुख्य केंद्र है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों और निर्णयों का सफलतापूर्वक धरातल पर उतरने में यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सभी टीम भावना के साथ कार्य करें। अधिकारी कर्मचारी प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने और मदद करने की भावना से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। आपको बता दें कि सीएम ने गुरुवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी के सदस्य समस्त पदाधिकारियों को इस दौरान शपथ दिलाई और पद की जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की ओर से कर्मचारियों की जो मांगे रखी गई हैं उस पर राज्य सरकार सकारात्मक विचार करेगी। इससे पूर्व सीएम ने सचिवालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प भी अर्पित किए। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और रूपनारायण, क्योंकि इससे पहले जनता के बीच जो लाभार्थी हैं उनके बीच सूबे के सीएम पहुंचे, उनसे संवाद किया और इसी के साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कर्मचारी संघ को भी शपथ दिलाई और उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रदेश आगे बढ़ता है तो उसके विकास में सबसे ज्यादा अगर किसी की जिम्मेदारी होती है तो वो तमाम जन कल्याणकारी जो योजना है, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं और जो निर्णय हैं उनको सफलतापूर्वक धरातल पर उतारने में अधिकारी और कर्मचारियों की ही भूमिका होती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूबे के मुख्यमंत्री अपने साथ साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं ताकि कर्मचारियों के भीतर भी जो एक विश्वास है वो बढ़ा रहे और वो तेजी से अपने कार्य करें। अधिकारियों के भीतर भी ये विश्वास बढ़ा रहे और वो राजस्थान को विकास के पद पर अग्रसर करने के लिए और अच्छे से कार्य कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ का जो ये शपथ ग्रहण समारोह था उसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और उन्होंने वहां पे जो है कर्मचारियों से आह्वान किया है, सीधा आह्वान किया है कि कर्मचारी वो कड़ी है जो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर उतारती है। जिस अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती है, सरकार जो उसका प्रयास होता है कि अंतिम छोर का जो व्यक्ति है और उसका विकास हो और योजनाओं का जो लाभ है वो वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए जो मुख्य कड़ी जनता और सरकार के बीच वो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। यहाँ पे सचिवालय में उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों से आह्वान किया कि वह अपनी जो जिम्मेदारी को पूर्णतः जो है ईमानदारी से निभाए और निभाने के साथ साथ जो है आमजन में किस तरीके की जो है योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं का वो लाभ ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, उनको किस तरीके से जो है लाभ मिलना चाहिए। ये जो तमाम काम है वो एक जिम्मेदारी का काम है और ये जिम्मेदारी जो है कर्मचारियों का होती है। कर्मचारी जो है दोनों के बीच की कड़ी है, तो इस कड़ी को मजबूत करने का प्रयास यहाँ पे राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और यहाँ पे उनसे जो है आह्वान किया कि सबका साथ सबका विकास जो है वो तभी हो सकता है जब कर्मचारी और अधिकारी मिलकर जो है इस प्रदेश को नंबर 1 बनाने का प्रयास करें और इसमें अपनी पूरी जो है भागीदारी वो सुनिश्चित करें कि वो अपनी ईमानदारी से पूरी भागीदारी के साथ जो है विकास में सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे कर्मचारी संघ चूंकि सचिवालय जो है सरकार यहाँ बैठती है और सरकारी योजनाओं का जो है असली अमली जामा पहनाने का जो खाका यहाँ पे तैयार किया जाता है उसको जो है फील्ड में यहाँ से वितरित किया जाता है कि किस तरीके से जो है वो आमजन तक पहुंची हुई योजनाएं और किस तरीके से जो है आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी कर्मचारी वर्ग पे है और यहाँ पे सीएम ने सीधा जो है कर्मचारी वर्ग से आह्वान किया कि वो सूबे को जो है नंबर 1 बनाने में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करें और अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पूर्ण तरीके से निभाएं। बिल्कुल, क्योंकि रूपनारायण, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच जाते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनकी तकलीफों को समझते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई हैं कई लोगों को उन योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो जाहिर सी बात है कि इन योजनाओं का लाभ जो सरकार द्वारा चलाई गई हैं, ऐसे में अगर कोई लाभ सीधे तौर पर जनता को दिला सकता है तो उसमें जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इस बात पर यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि कर्मचारी निष्पक्ष होकर अपना कार्य करें।
देखिए रेशो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जब से यहाँ पे राजस्थान के सूबे के मुखिया बने हैं भजनलाल शर्मा, तब से उन्होंने जो है सबसे पहले जो आह्वान किया था वो कर्मचारियों और अधिकारियों से किया था कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और जिम्मेदारी के साथ जो है सरकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाएं, आम जनता को उसका लाभ पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस चीज को जो है वो सुनिश्चित करें कि आम जनता को इन तमाम योजनाओं का लाभ मिले। तो यही चीज जो है यहाँ पे कर्मचारी संघ का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें वो उन्होंने कहा, पुनः दोहराया उस चीज को कि मैं मुख्यमंत्री जब बने थे तब कहा था, फिर अब की बार जो है यहाँ आके उन्होंने आह्वान किया कर्मचारियों से, क्योंकि कर्मचारियों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है और महत्वपूर्ण भूमिका अगर वो निभाते हैं तो किसी भी सरकार के लिए सफलता का एक माध्यम बन जाता है। आम जनता के विकास के लिए जो है वो कर्मचारी सदैव प्रयासरत रहे। यही प्रयास यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है कि वो जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाए और विकास में जो अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर टोंक में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री गौतम कुमार टोंक दौरे पर पहुंचे। 30 जून को टोंक कृषि मंडी में राज्य स्तरीय आयोजन में मुख्यमंत्री किसानों को सम्मान निधि की पहली किश्त देने की शुरुआत करेंगे। बीजेपी ने चुनाव में किसान सम्मान निधि बढ़ाने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के लिए 30 जून को 65 लाख किसानों को 1000 रुपए किश्त सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसी दौरान सर्किट हाउस पर मंत्री गौतम कुमार ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा की भाषा आप सभी जानते हैं, जो अतिथि उनके घर आते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, ये सब देख चुके हैं। डोटासरा ने कोटा में मंच से जिस तरह की बातें की थी उस स्तर की बात हम कभी कर ही नहीं सकते। मंत्री ने कहा कि वो अब तक सत्ता का मोह नहीं छोड़ पाए हैं, उनके मन से सत्ता का मोह नहीं निकल पाया है, उनको अपनी सत्ता जाने का अभी तक आभास नहीं हुआ है। कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी धरातल पर कार्य करती थी और कार्य करती रहेगी। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, क्योंकि सीएम का दौरा है और ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसानों को इस दौरान किश्त जारी की जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और कितनी ये राशि होगी? देखिए रेशो, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री कि कृषि योजना जो है किसानों को संबल देने वाली योजना और किसान सम्मान निधि जो है उसमें बढ़ोतरी करने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। और यहाँ पे जो है जो राशि बढ़ी हुई है वो राशि जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। लगभग 65 लाख रुपए जो है किसानों को यहाँ पे वितरित किए जाएंगे। तो तमाम इस दौरे को लेकर जो 30 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे जो है मंत्री गौतम कुमार दास पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ सारी व्यवस्थाएं देखी है। व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ जो है जब उन्होंने मीडिया से बात की तो यहाँ पे कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जो कोटा गए थे और कोटा में जो उन्होंने बयान दिए अपने, उन बयानों को लेकर जो है यहाँ पे गौतम कुमार दास जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, उन्होंने बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी जो है अभी सत्ता की लालसा गई नहीं है, उनको आज भी ये लगता है कि वो अभी भी सत्ता में है। तो ये चीज सारी चीजें जो है यहाँ पे जनता देख रही है कि कांग्रेस की किस कदर से जो है बौखलाहट में है। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो जमीनी धरातल पर काम कर रही है और किसानों के बीच जाकर यहाँ पे जो है सीएम आने वाले हैं और 30 जून को जो है लगभग 65 लाख रुपए के करीब जो है यहाँ पे किसानों को जो है सम्मान निधि वो डालेंगे। जी देखिए। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर टोंक में 4.5 साल बाद नगर परिषद में साधारण सभा की बैठक नाटकीय तरीके से हुई। बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी पार्षदों ने बहिष्कार किया। 4.5 साल बाद बुलाई गई बैठक को बीजेपी ने असंवैधानिक बताते हुए नारेबाजी की। बीजेपी नेता और पार्षद गणेश
ने बोर्ड बैठक को असंवैधानिक ही बता दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चल रही है, ऐसे में सिर्फ आपातकाल की स्थिति में परमिशन लेकर बैठक बुलाई जा सकती है। पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए। इसके बाद बिना बीजेपी पार्षदों के बैठक की शुरुआत हुई। सभापति अली अहमद और कमिश्नर ममता नागर ने बैठक की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस पार्षद सुनील बंसल ने सभापति को घेरते हुए बैठक शुरू करते हुए वार्ड के विकास पर चर्चा का मुद्दा उठाया। सुनील बंसल ने शहर में नाले की सफाई को लेकर इस दौरान नाराजगी जताई। और हमारे सहयोगी रूपनारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रूपनारायण, बैठक तो हुई और वो बैठक भी करीब 4.5 साल बाद हो रही थी, लेकिन जब बैठक की शुरुआत हुई तो ये इस बैठक में बैठक कम बल्कि पूरे तरीके से नाटकीय तरीका जो है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला और बैठक शुरू होने से पहले ही बीजेपी पार्षदों ने इसका बहिष्कार कर दिया। क्या कुछ कारण रहे बहिष्कार करने के? देखिए, रेशमी, मैं यह बताना चाहूंगा कि टोक नगर परिषद की जो साधारण सभा की बैठक थी वो लगभग 4.5 साल बीत चुके हैं। 4.5 साल बाद जो है ये बैठक हो रही है और बैठक का जो समय यहाँ चुना गया, क्योंकि लोकसभा चल रही है, बैठक में इसमें जो है स्थानीय जो सांसद होते हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना होता है, विधायकों को पार्टिसिपेट करना होता है और जो पार्षद और वो है वो तमाम चीजों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है चर्चा करते हैं आपस में। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने तो विरोध किया ही किया, साथ में जो है कांग्रेसी पार्षदों ने भी अपना तमाम जो टोंक की स्थिति है वो वहां पे रखने का प्रयास किया कि किस कदर जो है गंदगी वहां व्याप्त है, किस कदर लोग जो है गंदगी से परेशान है। आम सभा में जो मुद्दे होने चाहिए उन तमाम मुद्दों को लेकर वहां पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम यहाँ को देखने को मिला और पार्षदों ने जो है इसका विरोध किया। तो विरोध होने के चलते जो है एक नाम मात्र के खाली औपचारिक बैठक बनकर रह गई और औपचारिकता पूरी करके जो है बैठक को समाप्त किया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए रूपनारायण। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में गत 31 दिसंबर तक रिक्त हुए पदों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव करवा रहा है। रिक्तियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के 47 जिलों में 6 जिला परिषद सदस्यों, 22 पंचायत समिति सदस्यों, 40 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों और 37 ग्राम पंचायतों में उप सरपंच और 325 वार्ड पंचों और इसके साथ ही नगरीय निकायों में 11 जिलों के 15 नगरीय निकायों के 11 वार्ड पार्षदों, 2 अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के उपचुनावों के लिए 30 जून से मतदान प्रारंभ होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 7 जून को आयोग ने उपचुनाव कार्यक्रम जारी किया था। कार्यक्रम के अनुसार जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निकाय सदस्यों, सरपंच और वार्ड पंच के उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया 22 जून को पूरी की जा चुकी है। उधर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के आपदा प्रबंधन शाखा की ओर से गुरुवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सालयों, कार्यालय और घर पर आपातकालीन स्थितियों में आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया गया। सहायक अग्निशमन अधिकारी सुरेश कुमार यादव के नेतृत्व में प्रशिक्षक सावरमल ने स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को आग से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान फायर ब्रिगेड सहित आग बुझाने के काम में आने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों के माध्यम से लाइव डेमो दिया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में आग लगने पर घबराना नहीं चाहिए, साथ ही साहस दिखाते हुए सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित करते हुए दूसरों को आग से बचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि रसोई में काम आने वाले एलपीजी सिलेंडर में बेहतर क्वालिटी की गैस पाइप और कनेक्टर की जगह क्लिप आवश्यक रूप से इस्तेमाल में लानी चाहिए। उन्होंने सभी कार्यालय में आग बुझाने के यंत्रों पर समय समय पर मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में फायर ब्रिगेड के टोल फ्री नंबर 101 पर कॉल करना चाहिए। उधर जिले में पिछले 24 घंटे में इस दौरान मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में सर्वाधिक 72 mm और सुमेरपुर में न्यूनतम 2 mm वर्षा दर्ज की गई है।
जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही सुमेरपुर में सबसे कम वर्षा दर्ज हुई है। इसी प्रकार पाली में 32, रानी में 29, जैतारण में 22, इसके साथ ही सोजत में 16, रायपुर में 14, बाली में 4, रोहट में 3 और सुमेरपुर तहसील क्षेत्र में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। जोधपुर शहर में मानसून की पहली बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन साथ ही कई समस्याएं भी उत्पन्न कर दी। बारिश की पहली बौछार ने शहरवासियों को उमस और तपती गर्मी से राहत प्रदान की, लेकिन इसके साथ ही शहर की गली सड़कों पर पानी भरने की समस्या भी सामने आई। कई जगह पर पानी भर जाने से गाड़ियां बहने लगी और सड़कों की हालत खराब हो गई। बारिश के बाद शहर की कई सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। कुछ स्थानों पर तो हालात इतने गंभीर हो गए कि लोग अपना वाहन सड़क पर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। कई बाइक सवार अपनी गाड़ियां पानी में बहती हुई देखते हुए इस दौरान काफी परेशान हुए। इस बारिश ने नगर निगम प्रशासन की पूरी तरीके से पोल खोल दी। जल निकासी की व्यवस्था में खामियों के चलते कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उधर विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत दिशा में आ रहे ट्रक का चालान बनाना 2 ट्रैफिक कर्मियों को भारी पड़ गया, जब ट्रक चालक ने ट्रैफिक कर्मियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में ट्रैफिक पुलिस के जवान छोटे लाल यादव का सिर फट गया और दूसरे जवान भी इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीण और पुलिस वालों ने ट्रैफिक कर्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा में भर्ती कराया है, जहां गंभीर हालत होने पर चिकित्सक ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। प्रागपुर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने बताया कि ट्रक चालक और उसका एक अन्य साथी ट्रैफिक कर्मियों पर हमला करके मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले में एक को गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश जारी है। जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल में हादसे का मामला सामने आया है। हादसे में मृतक विकास यादव के समर्थक छात्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। छात्र विश्वविद्यालय पर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि घटना के दौरान स्विमिंग पूल पर कोई भी कोच नहीं था। घटना को लेकर NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद मौके पर पहुंचे और छात्रों के साथ कुलपति के निवास का घेराव किया। उधर करौली जिले के हिंडौन सिटी में 10 साल की बच्ची डिंपल मीणा की हत्या के मामले में भरतपुर रेंज IG राहुल प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। डिंपल मीणा की हत्या माता पिता और उसके मामा ने षड्यंत्र पूर्वक की थी। तीनों ने ललित मीणा नाम के व्यक्ति को फंसाने के लिए रेप करने के बाद पेट्रोल छिड़ककर आग लगने का मामला बताया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के दुष्कर्म नहीं होना और उसकी मृत्यु जहर से होना पाई गई। इसके बाद पुलिस ने ललित मीणा नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस ने पीड़िता के माता पिता और मामा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इसके साथ ही मां ने आपसी विवाद में पीड़िता की पिटाई की थी, जिससे नाराज होकर पीड़िता घर से चली गई थी और उसने पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी। पीड़िता के माता पिता ने हिंडौन की सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, जहां गंभीर हालत होने पर जयपुर के अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इलाज के दौरान ही तीनों ने षड्यंत्र रचकर फ्रूटी में जहर मिलाकर बच्चों की दूध वाली बोतल से उसको पिलाया, जिसके चलते पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। राजस्थान की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।